वर्ण शब्द को पढ़ रहे थे हम, है ना? एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना? थोड़ा पता पड़ेगा कि हम कहाँ थे, ठीक है? कल कौन कौन नहीं था क्लास में? कल कहाँ थे? क्यों बीमार? आज ठीक हो गए हैं? और कौन नहीं था? हाँ नहीं, पूछ लो ताकि फिर मैं सवाल दागूंगा उसके तरफ तो कहीं गोला नहीं तो फिर कहीं दब जाए उस सवाल के दायरे में आकर के। चलिए कोई बात नहीं। हिंदी की महत्वपूर्ण अवधारणाएं कितनी है? 4, जिस पर हमने बात की, वर्ण, शब्द, वाक्य, पद। ठीक है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वाक्य। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द। उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई ध्वनि। लेखन के आधार पर वर्ण। शाबाश, बहुत बढ़िया। हिंदी भाषा का जो क्रम है वो क्या है बताएं? हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है, सबसे पहले संस्कृत, पाली, हिंदी। शाबाश, बहुत बढ़िया। और भाषा का स्वाभाविक क्रम क्या है? ध्वनि, वर्ण, वाह, मेरे को तो अब उधर ही आना पड़ेगा, आप लोग इधर आ सकते हो, इतना बढ़िया याद आ गया। वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? व्री। व्री का अर्थ क्या होता है? चुनना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? स्वरों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या कितनी है? जो स्वतंत्र है, निर्बाध है, बिना सहायता के एक ही प्रयास में उच्चारित हो जाए। वेरी गुड। जो परतंत्र है, सबाद है और स्वरों की सहायता से उच्चारित हो जाए, व्यंजन। यहां तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। अभी तो आप लिख लीजिए क्योंकि कल मैंने जो पढ़ाया उसी को लिख रहा हूं। सबसे पहले वर्ण लिख दीजिए। वर्ण, और ये किस धातु से बना है? व्री, और इसका अर्थ होता है चुनना, ठीक है। और वर्ण के लिए क्या कहा गया था? एक ही प्रयास में उच्चारण। एक ही प्रयास में उच्चारण। एक ही प्रयास में इसका क्या हो जाए? उच्चारण। उसे हम क्या कहेंगे? उसका लिखित रूप वर्ण कहलाता है। फिर हमने इसकी बात की थी वर्ण के भेद की। तो वर्ण के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से थे वो? स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब इनको हमने 2 भागों में डिवाइड भी किया था। एक तरफ हमने क्या लिखा था? स्वर, और इसकी संख्या मैंने आपको बताई कितनी है? 11। और एक तरफ है व्यंजन। देखो ये ध्यान रखना, इसके बारे में सवाल जरूर बनेगा। व्यंजन के 2 अर्थ होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्यंजन के कितने अर्थ होते हैं? 2। एक तो जो हम ये पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं, और एक वो व्यंजन जो मिठाइयां होती है उनको भी व्यंजन कहते हैं। जैसे मेरे पिताजी नाना प्रकार के व्यंजन बनाना जानते हैं, तो क्या क ख ग बनाना जानते हैं? नहीं, वहां व्यंजन से मतलब है बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, उनको भी व्यंजन यानी पकवान। व्यंजन के 2 अर्थ होते हैं आपके वर्णमाला के, ये क ख ग, ये भी व्यंजन है। और खाने वाली जो मिष्ठान है, हम जो बोलते हैं मिठाई, उसको भी सब क्या है? व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। स्वरों के लिए मैंने बात कही थी, तो सबसे पहले स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। और स्वर क्या होते हैं? निर्बाध। निर्बाध, बिना बाधा के, ये कल मैंने पढ़ा भी लिया था। और बिना सहायता। बिना सहायता। और इसकी एक और विशेषता है क्या? एक ही प्रयास में उच्चारण। एक ही प्रयास में उच्चारण। एक ही प्रयास में क्या हो रहा है? इनका उच्चारण। तो अब इसकी परिभाषा बनेगी वह ध्वनि जिसका जो स्वतंत्र है, निर्बाध है, बिना सहायता के एक ही प्रयास में उच्चारित हो जाए, ऐसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? स्वर। और ऐसी ध्वनियां हिंदी में कितनी है? 11। और व्यंजनों के लिए क्या बात कही गई है? व्यंजन क्या होते हैं? परतंत्र होते हैं, ठीक है। दूसरा, ये सबाद होते हैं, यानी इनके उच्चारण में बाधा होगी, सबाद, ठीक है। और ये स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं।
तो यहां लिखोगे स्वरों की सहायता से। एक बात इन दोनों में कॉमन थी जो मैंने आपको बताई थी, वो थी एक ही प्रयास में उच्चारण, एक ही प्रयास में उच्चारण। तो आपको ये जो तीन है, इन तीनों को तो बताना इन दोनों में क्या है ये अंतर, और ये वाली बात और ये वाली बात दोनों में क्या है समानता। बस एक बार यहां तक लिख लीजिए आप, फिर हम आगे चलते हैं। इसके नीचे जगह रहने देना, क्योंकि हम अभी 11 स्वर और 33 व्यंजनों के बारे में बात करेंगे। लिख लिया सभी ने? स्वतंत्र कौन होते हैं? स्वर। परतंत्र कौन होते हैं? व्यंजन। ये याद रखना। और आपको इनमें से इन जो इधर और उधर जो बातें लिखी, इनमें से आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वरों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा असत्य है। इसी तरह व्यंजनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य, ऐसा भी पूछा जा सकता है। बस ये डेटा हमारे दिमाग में होने चाहिए, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर? सबने लिख लिया इसे? ओके, अब आगे चलते हैं। स्वरों के बारे में बात कर रहे हैं। स्वरों की संख्या कितनी? अब आप लिखेंगे नहीं, बस ये क्या मैंने पढ़ा लिया था, अब आपको लिखना नहीं है। अब आपको खाली देखना है, फिर उसके बाद मैं आपको समय दूंगा। ये बात हो रही है किसकी? स्वर की। स्वर कितने? 11। ठीक है, और वो 11 प्रकार के जो स्वर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो स्वर कौन कौन से हैं? एक सबसे पहले अ के बाद आ के बाद ई, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद उ, फिर उसके बाद रे, फिर ए, फिर आई के बाद ओ के बाद औ के बाद जावा दो काका जरूर आगे जावा दो। बस 11 हो गए, और कहां तक जाओगे? ये हो गए हमारे एकादश, 11 स्वर हो गए। ठीक है, इनको आगे ये देखो, ये बहुत काम के हैं, क्योंकि पूरी स्वर संधि इन्हीं पर है। अ से लगा करके औ तक, इन सब पर मैं बात करने वाला हूं, इसलिए बहुत गहराई से पढ़ा रहा हूं इनको, क्योंकि आगे बहुत बातें आने वाली है, इनको एक एक को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरे नंबर की बात कर रहे थे हम, और वो क्या है? व्यंजन। क्या है? व्यंजन। और शुद्ध और प्रामाणिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। कितने हैं? 33। याद रखें, इनका क्रम निश्चित है। क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प, ये भी खूब आएंगे व्यंजन संधि, पूरी व्यंजन संधि इन्हीं पर है, और इसको खूब लिखवाऊंगा मैं। इसका क्रम फिक्स है, क, च, ट, त, प। अच्छा, क के बाद क्या आएगा? ख, फिर क्या आएगा? ग, फिर क्या आएगा? ग, और फिर क्या आएगा? मुझे याद आ रहा है 2014 में मैं रीट का बैच पढ़ा रहा था, मैं बोल रहा है ऐसे ही, ठीक है ना, तो एक लड़की ने सवाल कर दिया, सर ग गमले वाला लिखूं कि ग गधे वाला लिखूं? उसने सवाल क्या किया, मैंने, ठीक है, ग गमले वाला, अरे भाई ग गमले वाले में गधे वाले में ग तो सेम आता है, उसको तो ये कहना चाहिए था कि ग गमले वाला लिखूं या ग घास वाला लिखूं। समझ में आया ना आपको? तो क्या बोल रहे ये भी नहीं पता है, उदाहरण दे ढंग से दे। ग गमले वाला ना ग गधे, दोनों एक ही ग प्रयोग होता है, ठीक है ना, तो ये ग अलग है ना, ये ग अलग है। च के बाद क्या आएगा? श, फिर क्या आएगा? ज, फिर क्या आएगा? ज, और फिर क्या आएगा? य। ट के बाद ठ, फिर ड, फिर ढ, और फिर अण। त के बाद थ, और फिर द, और फिर ध, फिर न, फिर प के बाद भ, फिर ब, फिर भ, और फिर म। ये देखिए, ये पांचों में पढ़ा है पंचम वर्ण, ये क्रम में प्रश्न दिया था ना कि अंग य अण न म, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, 2014 में पूछा हुआ भी है, 2010 में भी पूछा हुआ है, ठीक है, आरपीएससी में,
ठीक है, ये आपकी संख्या कितनी हो गई 25, 5 गुणा 5 25। इसके अलावा आता है हमारे कौन, य, फिर र, और फिर ल, और फिर व, फिर उसके बाद श, और फिर स, और शुद्ध और प्रामाणिक व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई 33। अब इसके आगे और कुछ आपको मैं बताने वाला हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको ये एक अलग प्रकार की ध्वनि अभी हाल फिलहाल 22 अगस्त 2024 को केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इसको स्वीकृत किया है, और हमें फक्र होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए। ये राजस्थानी ध्वनि है। जानने के लिए देखें अगला एपिसोड, इस पर मैं बात करूंगा ये क्या है, कौन है, इसके बारे में कहां से आया। तो अब हमारे जो देवनागरी में वर्णों की जो संख्या है उसकी कितनी हो गई है 52 से कितनी हो गई है 53, जो हम आगे बात करेंगे। अभी नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, अभी इस पर आगे बात कर रहे हैं। प्रामाणिक जो व्यंजनों की संख्या है उस पर बात कर रहे हैं, जो परंपरागत तरीके से चले आ रहे हैं वो ये हमारे, ठीक है। तो क से लगा करके ख तक पुलिस फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न आया था, और वो आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। अपनी कॉपी के लास्ट पन्ने पे आओ, मेरे सारे टेस्ट लास्ट पन्ने पे होंगे, हाँ, इसलिए चेक करूंगा मैं। और मैं ऑनलाइन वालों के कमेंट थोड़े से हाइड कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये भी उत्तर देंगे तो आप लोग देखोगे, ठीक है। चलो, ए बी सी डी, ठीक है। चलिए लिखिए इसको, मैं जो लिख रहा हूं। प्रश्न यह है, हिंदी वर्णमाला के आधार पर सबसे अंत में कौन सा शब्द आता है। अल्फाबेट जैसे अंग्रेजी में होता है ना, ए टू जेड, जैसे एप्पल पहले आएगा और जू डिक्शनरी में कब आता है, लास्ट में आता है ना। तो उत्तर आपको लिखना है अपनी कॉपी में, हिंदी वर्णमाला के आधार पर हिंदी में सबसे लास्ट में वर्ण कौन सा आता है, मतलब शब्द कौन सा आएगा। डिक्शनरी जब हिंदी की ढूंढ में आप में शब्द ढूंढोगे तो ज्ञात, श्राम, त्रिशूल, हल ऐसे शब्द लिखे हुए हैं, इसमें सबसे अंत में कौन सा शब्द आपको मिलेगा, वो अपना उत्तर राइट करो। देख, अगर जिसको प्रश्न समझ में आया है तो, और नहीं आया तो फिर मैं आपको बताऊंगा इसका उत्तर क्या है। अक्षत्र ज्ञ कभी बचपन में पढ़े होंगे आपने, वर्णमाला तो पढ़ी होगी, शाबाश, वेरी गुड। अरे सिंपल प्रश्न, इतना दिमाग में लोड लगाने की क्या जरूरत है। हाँ, वेरी गुड। मैंने त्रिशूल कैसे लिखा, आपने कैसे लिखा है, मात्रा वहां बड़ी लिखी है, यहां मात्रा बड़ी करो, शब्द को देख कर हम नहीं लिख रहे हैं। हाँ, आपने क्या उत्तर लिखा बताओ, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। आपने क्या लिखा है, बहुत बढ़िया, शाबाश, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। त्रिशूल में मात्रा बड़ी करो। तीसरी लाइन मैंने कहा लिखी, चश्मा दो। हाँ, एक अच्छे दृष्टा अगर हम नहीं बन सकते तो फिर हम हिंदी भी नहीं सीखेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये तो ठीक है मैं इधर लखनऊ की गलियों में घूम रहा हूँ, बाकी तो पता ही नहीं रहता। ये तो आप बड़ी लिखोगे, घर पे जाएंगे करेंगे, नहीं सर ने ऐसा ही लिखा था, मेरा मरण हो जाएगा ना यार, मैं वैसे मर रहा हूं। ओके, सही आंसर है ज्ञात। अरे क्षत्रज्ञ ऐसा नहीं पढ़ा आपने, क्षत्रज्ञ किस किस से लिखा ज्ञात, हाथ खड़ा करें, गलत। किस किस से लिखा, हा? सही आंसर है त्रिशूल। ये किस किस से लिखा, ये बिल्कुल इस गलत, हाथ खड़े कर रहे हैं, ये संयुक्त अक्षर है, ये राइट होता है। ये किसने लिखा है, ये अल्लाह। सही आंसर क्या है, हल। अरे देवी और सज्जनों, ये रहा। अब थोड़ा ठहर जाओ, याद रखना हिंदी वर्णमाला में ह लास्ट है, उससे कोई वर्ण आता नहीं। हम ये सोच रहे हैं कि श्रम, त्रिशूल, ज्ञात, क्षणिक, क्षण ऐसे अगर हम शब्द ढूंढ रहे हैं वो यहां नहीं मिलेंगे। आप सुबह से शाम तक ढूंढोगे तब भी वो ह के बाद नहीं मिलेंगे,
क्योंकि वो है ही नहीं वहां। अब आप कहोगे ये कहां है, तो इनके लिए जानने के लिए देखें अगला एपिसोड, वो आपको बताऊंगा ना कहां आएंगे इनका प्रयोग। आप कहोगे नहीं मेरे को पता नहीं, मुझे पता है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं वो कहां है। फिर भी आज के लिए बता देता हूं, आखिर वो उनका टॉपिक आएगा उस समय मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन कौन सा वर्ण कहां मिलेगा आप आज ही घर जाके हिंदी शब्दकोश को देखना। क की वर्णमाला के बाद सीधा आपको मिलेगा क्ष, वो क्यों मिलेगा वो बताऊंगा। और त के बाद सीधा मिलेगा त्र, और ज के बाद सीधा मिलेगा य। देखना आप यहां से त्रिशूल, त्रास्त, त्रास जैसे शब्द त की वर्णमाला खत्म हो जाएगी, त ता ती ती तु ते, वो खत्म होने के बाद सीधे त्र से स्टार्ट हो जाएंगे, फिर थ स्टार्ट होगा। और कौन बचा हमारा श्रमिक वाला स्र, और वो है यहां पर इस जगह पर। तो अब मुझे बताइए ये जो बचा वही लास्ट है। इसलिए ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आया था हिंदी में, ठीक है। जिसको शब्दकोश का ज्ञान नहीं है हिंदी का वो ये गलती करके गए, जैसे आप लोगों ने किया कि हम तो बचपन से क से कबूतर और ग से ज्ञानी बन के आए, तो ग तो लास्ट में आता है, ठोको। नहीं, गलत है, ये ध्यान रखना, ये नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ओके, चलिए तो फिलहाल इनको लिख लीजिए, एक बार स्वरों को लिख लीजिए और व्यंजनों को लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कंप्लीट है? ताज्जुब हो रहा है कि क ख ग को भी यूं देख कर लिखना पड़ रहा है। हाँ, बार बार क फिर ख, अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे कहीं क के बाद कहीं और तो नहीं चले जाए। पहली दूसरी बार लिखे नहीं थे। किस किस को याद है पूरी वर्णमाला अ से लगा करके? याद है? नहीं होंगे, मुझे मैं याद करा दूंगा। अभी एक बार तो दो लिख ही दी है, ठीक है ना, याद हो जाएगी। हाँ, अब आप ये सोच रहे इनका क्या काम हमारा, लेकिन यही काम है, यही नौकरी देने वाले हैं। तब तक तो पढ़ ही लेते हैं। हो गया, लिख लिया सबने? बस अब कॉपी बंद कर लीजिए। अब आपको कुछ नहीं लिखना है थोड़ी देर के लिए। अब मैं आपको थोड़ा, बस इतने तक ही। अब मैं आपको थोड़ी और बातें बता देता हूं। ये बात चल रही थी किस पर? वर्ण पर, स्वर और व्यंजन पर। अब हम सीधे बात करेंगे सिर्फ स्वरों पर। अभी व्यंजन को छोड़ दीजिए, व्यंजन पर हम बात ही नहीं कर रहे। हमारे जो 11 प्रकार के स्वर हैं, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ये जो 11 स्वर हैं इनके बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। देखिए, दो बातें आपको मुझे पढ़ानी है इसमें। हालांकि मैं पिछले सभी बैचों में बहुत सारी बातें पढ़ा रहा था, क्योंकि मेरे पास समय बहुत हुआ करता था, और जो नहीं काम की होती थी फिर भी मैं पढ़ाता था। उसका कारण ये हो सकता है इस बच्चे का कहीं और किसी कंपटीशन में जाएगा तो उसका काम हो जाए। लेकिन कृषि पर्यवेक्षक में मैं जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं अभी आपको, ये आपके टॉपिक है भी नहीं है। आपका टॉपिक संधि से स्टार्ट होता है।
संधि के लिए जो अपेक्षित ज्ञान चाहिए उतना तो मैं आपको दे ही दूं। तो इस हिसाब से इनके अंदर जो बिंदु आने वाले हैं उन बिंदु पर तो मैं बात करूंगा, बाकी पर सतही ज्ञान ऐसे ही आपको बता दूंगा, उस पर अपन ज्यादा विस्तृत जाएंगे नहीं, ठीक है। बाकी बेच में मैंने पढ़ाए भी हैं बहुत सारे पुराने, लेकिन अब उसको थोड़ा मैं कम करूंगा क्योंकि वो आपके काम के भी नहीं है, लेकिन बताऊंगा सब चीजें। बात आ रही है इन स्वर के बारे में। हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने इन स्वरों का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। जब हम किसी का वर्गीकरण करते हैं तो उसका कोई न कोई आधार होता है। जैसे हम राजस्थान को पढ़ते हैं तो राजस्थान का वर्गीकरण का भी आधार है। अरावली का प्रदेश, रेगिस्तानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, कोई न कोई ऐसे फैक्ट होते हैं जिसके आधार पर उसको बांटने से हमारा अध्ययन सुगम हो जाता है। तो हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इन 11 प्रकार के स्वरों को 7 मुख्य आधारों में विभाजित किया। कितने आधारों में? 7। ये 7 आधार हमारे दिमाग में होने चाहिए बस। सबसे पहला जो आधार आता है वो आता है उच्चारण समय। उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर। उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वर, यह आपके काम का है, इसलिए मैं इसको पढ़ाऊंगा। उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वर कैसे? तब आप देखिए, इन 11 प्रकार के स्वरों के उच्चारण में एक जैसा समय नहीं लगता है। अ को बोलने में जितना समय लगता है उससे कहीं थोड़ा अधिक आ के उच्चारण में लगता है। तो दोनों में उच्चारण समय में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? बस उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। तो उच्चारण समय के आधार पर स्वर कितने श्रेणियों में है उन पर हम बात करेंगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति, मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति का मतलब है हमारे मुख की बनावट। इन 11 प्रकार के स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह खुलता है, क्योंकि बिना खुले तो ध्वनि बाहर आने वाली नहीं है। तो जब फेफड़ों से हवा निकलती है और मुख विवर से बाहर निकलती है तब हमारा मुख सक्रिय होता है, और इस स्थिति में मुख सर्वाधिक खुलता है, कम खुलता है, आधा खुलता है। तो ऐसे कितने स्वर है जिनके उच्चारण में मुख पूरा मगरमच्छ की तरह खुल जाता है? अब आया समझ आपको? हाँ, तो इस आधार पर हम स्वरों को पढ़ेंगे, वो कहलाएगा मुखाकृति के आधार पर, ठीक है। तीसरा आधार है ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति। आप बताएं सर, ये ओष्ठाकृति, ओष्ठ का मतलब क्या होता है? होठ, होठ, ओष्ठ यानी होठ। और क्या कहते हैं होठ को? है, ये तो लड़कियां तो कहेगी, क्योंकि हाँ लिप्स और लिपस्टिक जो होता है, फेविक स्टिक मत दे देना कहीं गिफ्ट में, नहीं तो दापड़ी बिल्कुल बोलती बंद हो जाएगी। हाँ, तो आपने होठ सुना है और ओष्ठ सुना है। क्या व्यवहारिक जीवन में कभी ओष्ठ काम में लिया? कभी नहीं लेंगे, हम होठ ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होठ। मैंने कहा ना, कल पढ़ाया था ना आपको, मुख सुख के कारण, है ना। तो इसलिए गाने बनाने वाले भी होठ का ही प्रयोग करते, कभी ओष्ठ का नहीं करते। भीगे होठ तेरे, कभी भीगे ओष्ठ तेरे, कभी कहा नहीं कहा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, होठ रसीले तेरे होठ रसीले, तो वो ओष्ठ रसीले तेरे ओष्ठ रसीले, ऐसा थोड़ी कहा उसने। तो ओष्ठ होठ का मतलब तत्सम रूप है, होठ तद्भव है। लेकिन एक इसका और पर्यायवाची भी आपको पता है, होठ को अधर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधर। इसके अलावा होठ को क्या कहा जाता है? लब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लब। आपको पता है, बहुत पुराना एक गाना, और इसमें गाना आता है, उसमें ये शब्द भी आता है, क्या कहूं के शर्म से है लब सिले हुए। उसमें लब यानी क्या होता है? होठ होता है, ये ध्यान रखना। तो अब होता क्या, इन 11 ही स्वरों के उच्चारण में होठ खुलेंगे, कभी गोल होंगे चूड़ी की तरह और कभी पिचक जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है। जैसे आप ई, ये देखो होठ यूं जाएंगे, और ऊ ओ होठ गोल हो रहे ना, बस ये आपके काम के नहीं है ये। हाँ ठीक है ना। शाबाश। हाँ, कितना मजा आएगा हिंदी, ऐसे हिंदी पढ़ोगे कितना आनंद आएगा। ओष्ठाकृति के आधार पर बात समझ में आ गई। फिर अगला जो प्रकार है वो है जिह्वा की स्थिति। जिह्वा की स्थिति, ये जिह्वा की स्थिति से क्या मतलब है? हमारी ये जबान है, जिबड़ी, ये बार बार घूमती फिरती रहती है
कि जीवा का अगला भाग, जीवा का पिछला भाग, जीवा का मध्य भाग किन किन स्वरों का उच्चारण करता है। इसलिए जीवा का अग्र भाग अगर काम में लिया जा रहा है तो उसे अग्र स्वर कहेंगे, पश्च स्वर कहेंगे, उसके आधार पर। ये सारा कंसेप्ट जो ऊपर के 4 बताएं ये सब उच्चारण पर है। अगला जो आता है वो आता है बनावट के आधार। ये आपके काम का है, इसलिए क्योंकि आगे संधि में हम पढ़ेंगे। बनावट के आधार पर स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अब बनावट से मतलब क्या उसको समझ लेते हैं। देखिए ये है अ और ये है अ और ये ई और ये है ई। क्या इनमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। ये 2 लड़कियां, ये 2 लड़के, यूं मान के चलिए आप, ठीक है। दोनों हम शक्ल है, दोनों जुड़वा है। अब किसी के घर का शीशा ये तोड़ के आए न, मार ये खा रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा मम्मी को। सुबह इसका मुंह धोया और वो ही थोड़ी देर बाद खेल खिला करके आए, इसी का मुंह 2 बार धो दिया, पता ही नहीं पड़ रहा किसका धोया मुंह, है ना। इसलिए मम्मी ने निशान कर दिए कि ये नान को, ये मोट को, ये नान की, ये मोट की। ये बनावट के आधार पर इनमें अंतर किया। इसी प्रकार देखो ये ऊ छोटा और ये ऊ कैसा है? बड़ा। तो इनमें अंतर किया बनावट के आधार पर। तो हम इस पर हम बात करने वाले, वो हम इस पर बात करेंगे। फिर अगला आता है नासिकता के आधार पर। नासिकता, ये नासिकता का क्या कंसेप्ट है? यानी जिसका उच्चारण मुख और नाक से होता है या नहीं होता है। चलिए हम बात करें, देखिए स्वर बोलो कौन है? ये अ। अब आप नाक पकड़ के बोलो, देखो इसको आप बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। और ये देखिए बोलो आ, बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। लेकिन अब आप देखिए, अब बोल के बताइए नाक पकड़ के। गंगा जमुना का ध्यान रखना, नाक की। हाँ कहीं हाँ। नहीं तो कि पता लगेगा कि आंख के चक्कर में गंगा जमुना बात आ गई, है ना। अब आप देखिए, करो, देखो उच्चारण करो। नाक पे जोर आ रहा है, अरे नाक पे जोर आ रहा है, बस। अब देखिए आ बोल रहे हो तो नाक का कोई रोल नहीं है, लेकिन आ देखो नाक पे जोर आ रहा है, यस। तो वह ध्वनि जो मुख और नाक दोनों से उच्चरित होती है उसे अनुनासिक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अनुनासिक। ये ध्यान रखना, ये हेमेश रेशमिया है एक प्रकार से। क्या है ये? अब हेमेश रेशमिया जिसने नाम सुना उसी को ये बात समझ में आएगी, क्योंकि हेमेश रेशमिया गाना नाक से गाता है। तेरा 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 सुरो झलक दिखला जा, है ना। हाँ, आशिकी में तेरी, हाँ ऐसा करना, नाक से गाता है तो वो नाक से गाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ओ लड़की आंख मारे, है ना। तो ये मुख और नाक वाली ध्वनि है, ये ध्यान रखना, इस पर हम बात करेंगे। तो नासिकता के आधार पर जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है उसे निर्नुनासिक कहते हैं, और जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है उसे सानुनासिक कहते हैं। बात समझ में आ गई? उसको हम पढ़ेंगे। अगला और अंतिम है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान से क्या मतलब है इसको भी थोड़ा मैं समझा देता हूं। उच्चारण स्थान क्या है? देखिए गले का ये वाला भाग हमारा कंठ कहलाता, क्या कहलाता है? कंठ। और ये वाला भाग यहां से लगाकर यहाँ वाला, ये सबसे ऊंचाई वाला भाग है जिसे मूर्धा कहते हैं। मूर्धा मरे हुए को कहते हैं, वो अलग है, ये मूर्धा है। क्या ये? मूर्धा। और ये जो स्लोप होता है इसको कहते हैं तालु। क्या कहते हैं? तालु। और ये नासिका और ये ओष्ठ है। मुख्यतः ये हमारे उच्चारण स्थान है। वे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठी वर्ण कहते हैं, जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य वर्ण, जिनका तालु से उन्हें तालव्य, और जिनका दंत से उन्हें दंत्य, और जिनका नासिका से उन्हें नासिक्य। ये मोटे मोटे हमारे उच्चारण स्थान है। बाकी और भी होंगे जो हम बाद में इस पर बात करेंगे। 2 जगह से मिलेंगे तो उसको क्या कहेंगे? कंठ तालु भी कहेंगे, कंठ ओष्ठ भी कहेंगे, वो बात की बात है। लेकिन इसके आधार पर हम स्वरों को भी पढ़ेंगे तो वो कहलाएंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। तो स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया वो मुख्य कितने आधारों पर किया गया? 7 आधारों पर। उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, बनावट के आधार पर, नासिकता और उच्चारण स्थान। अब
आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट आपको पढ़ने हैं वो है बनावट के आधार पर और उच्चारण समय के आधार पर, क्योंकि ये हमारे आगे आने वाले जो संधि है उसमें ये दोनों काम आने वाले हैं। बाकी ये हमारे कोई काम के नहीं है, फिर भी मैं इनका आपको नॉलेज जरूर दूंगा। तो हेडिंग डाल दीजिए स्वरों का वर्गीकरण, और ये सातों बिंदु लिख करके कॉपी बंद कर देना, बस इतना ही लिखना। अभी स्वरों का वर्गीकरण और उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर, बनावट के आधार पर, नासिकता और उच्चारण स्थान के आधार पर। लिख लिया सबने? 7 बिंदु है। बस अब आप कॉपी बंद कर लीजिए। आज एक ही बिंदु पढ़ाऊंगा और वो है उच्चारण समय या मात्रा। मात्रा या उच्चारण समय एक ही बात है, ठीक है। बस अब कॉपी बंद कर लीजिए, आपको लिखना नहीं है। अब यहीं से प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला जो फैक्ट है वो है मात्रा या फिर उच्चारण समय के आधार पर। उच्चारण समय के आधार पर स्वर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं रस स्वर। अब देखिए यहां पर गलती क्या होती है वो बता रहा हूं। एक तो ये लिखना नहीं आता हमें, यहां आकर के गलती कर देते हैं। किसी को हृदय लिखना है तो उनको ये पता नहीं कि ह के अंदर क्या मसला हो रहा है, वो लिख देते हैं। अब ये कोई लिखता है हृदय, अब यहां क्या हो रहा है ये पता नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सीधा सा कंसेप्ट है, ये आपका ह हो गया, और ह के अंदर अगर री ऋषि वाला मिलाया जाए तो ह लिखो और ये री बनाओ और फिर ह बनाओ, और तो ये बनेगा हृदय। इसका मतलब इसके अंदर कौन मिला हुआ है? री। और अगर ह के अंदर आपको र लिखना है तो ह तो बनाओ पूरा और यहां लगाओ ऐसे, इसका मतलब इसके अंदर क्या है? र। तो कहीं किसी किताब में आपको ऐसे मिलेगा, उसने ढंग से हिंदी पढ़ी भी नहीं है और ये अशुद्ध है, ये नहीं है, वो ह में र लगा हुआ है। तो इसलिए ये चीज समझनी भी जरूरी है, शुद्ध लिखना। हो सकता है कोई पेपर सेटर आपको रस्व लिखने की जगह वो यूं लिख करके और आपको गुमराह कर सकता है, तो आप गुमराह मत होना, ये शुद्ध है रस स्वर। रस स्वर का सीधा कंसेप्ट है वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रस स्वर। ये ध्यान रखना। अब बात ही आती है कि रस स्वरों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना रस स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ये ही है सबसे महत्वपूर्ण, और उनमें से सबसे पहले नंबर पे आता है अ, फिर आएगा ई, और फिर आएगा उ, और फिर आता है री। ध्यान रखना ये 4 ऐसे स्वर हैं जो आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, पूरी संधि प्रकरण में कभी काम आने वाले। रस स्वर कहा गया है क्योंकि इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम रस स्वर कहते हैं। इतनी सी जानकारी हमारे लिए नाकाफी है। अब इनके लिए खास 3 बातें जरूरी। अब इसके बाद में टेस्ट भी लूंगा आपका, इसलिए इसको समझना जरूरी है, और वो टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट है और मुझे लगता है कि आप लोग बढ़िया इसमें नंबर लाओगे। देखिए रस स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है।
अगर परीक्षा में यूं पूछ दें लघु स्वरों की संख्या कितनी है तो क्या कहोगे? 4। लघु स्वर कौन कौन से? तो अ, ई, उ, री। एक ही बात है, चाहे रस स्वर को चाहे लघु स्वर। लेकिन जब भी हम व्याकरण की बात करते हैं तो रस स्वरों को ज्यादा मान्यता दी गई है, लघु स्वर नहीं दिए जाते, पहले रस स्वर ही लिखते। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये किसी से मिलकर नहीं बने हुए, ये किसी से मिलकर नहीं बने, लेकिन दूसरों को बनाने में अपनी भूमिका अदा करते हैं कि अपने आप में मूल है। जैसे सीमेंट है, जैसे पत्थर है, जैसे चूना है, ये मकान बनाने के काम में आता है। तो वो मकान बनाने के लिए मूलभूत क्या चीजें चाहिए? सीमेंट, पत्थर, रेत, तो वो मूल हो गए। तो ये ऐसे 4 ध्वनियां हैं जो किसी को बनाने में अपनी भूमिका अदा करते हैं, ये मूल रूप से, इसलिए इनको मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर। अगर आपसे पूछे मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। और ये इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? लघु स्वर। इनके उच्चारण में समय कम लगता है तो इनकी मात्रा डिसाइड की गई है, और इनकी मात्रा होती है 1। अब यहां से आपको सीखना है, अब वहीं से प्रश्न बनने आएंगे। इसलिए इनको कहते हैं एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। अब आप कहोगे सर ये एक मात्रिक स्वर का कंसेप्ट क्या है? एक मात्रिक स्वर ये चारों हैं। कोई सा भी शब्द देख लो, अगर वो अ, ई और उ और री से बना हुआ है तो उसके अंदर एक मात्रा ही लिखनी है। कैसे? देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं नमक, तो नमक के अंदर बात करें तो न के अंदर ध्वनि कौन सी आ रही है? अ। मात्रा लिखने का तरीका, क्योंकि मैं टेस्ट लूंगा, ध्यान रखना। तो यहां एम फॉर मात्रा और वी फॉर वर्ण, ये होता है। तो न एक, म अ आ रहा है, अ की मात्रा कितनी होती है? 1। क ये आ रहा है 1। मान लीजिए परीक्षा में आ गया क्या? दिन, तो कौन सी मात्रा है इसमें? ई। और कौन सी ई है? छोटी। तो मात्रा कितनी लिखूं? 1। ये कौन है? अ, 1। मान लीजिए आ गया कुसुम, क्या आ गया? छोटा हुआ है तो 1, छोटा हुआ है 1। मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजन को दिमाग से निकाल दो, और ये हो गया 1। मान लीजिए आ गया आप कृषि के विद्यार्थी हो, तो री आ रहा ना, बस ये 1, ये छोटी है 1। बात समझ में आ गई? अब आपको ये पूछेंगे वर्ण कितनी है मात्रा, तो बस M4 मात्रा, V4 वर्ण, तो मात्रा कितनी हुई? 1 2, ये 2। कितनी बार मात्रा लिखी? 2 बार। इसी प्रकार 1 2 3, तो मात्रा कितनी हो गई? टोटल 3। वर्ण कितने? 1 2 3, V4 वर्ण 3। इसी तरह इसकी मात्रा भी हो जाएगी। बात समझ में आ गई आपको? तो इसलिए इनकी मात्रा 1 होती है, तो इनको क्या कहा गया है? एक मात्रा। तो अब रस स्वरों के संदर्भ में कितने आपके कंटेंट हो गए? रस स्वरों की संख्या कितनी है? 4। रस स्वर कौन कौन से? अ, ई, उ, री। और इनको क्या कहते हैं? लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रा। अब आपसे सवाल क्या करेंगे, वो ये प्रश्न इस तरीके का बन सकता है। मान लीजिए ए बी सी डी, और यहां लिख दिया आ, यहां लिख दिया ई, उ, और यहां लिख दिया उ, और यहां लिख दिया री। अब पूछेंगे उच्चारण समय के आधार पर अन्य 3 से भिन्न स्वर कौन सा है? तो आपको पता है ये तीनों के तीनों तो लघु स्वर है, ये अलग बिरादरी का, ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, तो यही होगा उत्तर। क्या होगा? ये राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करें वापस, यहां पर दूसरे कंसेप्ट पे आ जाते हैं। तो ये उच्चारण में लगने वाला समय लघु था, कम था, इसलिए उसको रस स्वर कह दिया। ठीक है। अब दूसरे नंबर की बात करें, और वो आता है दीर्घ स्वर। क्या आता है? दीर्घ स्वर। इसका मतलब क्या, पहले वो समझ लेते हैं। दीर्घ स्वर का मतलब होता है वे स्वर जिनके उच्चारण में रस स्वर से अधिक समय लगता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। और वे दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर उसके बाद ए के बाद आई के बाद ओ, और ओ के बाद औ। ये कितने हो गए टोटल? 7। इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या, कौन से स्वर कहते हैं? दीर्घ स्वर। लेकिन इतनी जानकारी ना काफी है, 2-3 बातें इनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आगे अब प्रश्न बनने वाला है। ये फैक्ट पढ़ाने के बाद प्रश्न बनेगा। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये दीर्घ स्वर है, तो ये बड़े कहलाते हैं, और बड़े को कहा जाता है गुरु। हिंदी में क्या कहा जाता है? गुरु। ये ध्यान रखना। तो इनको गुरु स्वर कहते हैं।
क्या, कौन से स्वर कहते हैं? गुरु स्वर। ये ध्यान रखना, ये बड़े हैं। तो अब इसमें एक बात आप ध्यान रखना, ये अपोजिट की बात हो रही है। आपके हिंदी में विलोम शब्द भी, अगर परीक्षा में अपोजिट पूछे विलोम शब्द, तो लघु का सदैव गुरु ही लिखोगे आप, और रस्व का अपोजिट सदैव क्या लिखोगे? दीर्घ लिखोगे। ये ध्यान रखना। लेकिन ऑप्शन में रस्व का दीर्घ दे रखा है और दीर्घ का रस्व नहीं दे रखा, तो हम उसका लघु लिख करके आएंगे। परंतु लघु अगर है न रस्व भी दे रखा है, तो प्राथमिकता किसको देनी है? विलोम के कंसेप्ट को जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि कौन से का जोड़ा किसके साथ है। जैसे अमृत के साथ सदैव विष ही बोला जाएगा। अमृत का उल्टा हमेशा क्या होता है? विष। तो अमृत का विष आप जहर नहीं लिख सकते, आप हलाहल नहीं लिख सकते, आप कालकूट नहीं लिख सकते, क्योंकि अमृत के साथ जोड़ा किसका है? विष का। और गरल के साथ जोड़ा किसका है? सुधा का। वो विलोम के टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। खैर, तो लघु ये उल्टा इसका क्या लिखना है? गुरु, क्योंकि ये बड़े स्वर है, बड़े, इसलिए इनको गुरु स्वर कह दिया। दूसरा, ये सभी स्वर ऐसे हैं जो संधि से बने हुए, और अ मिलाओगे क्या बनेगा? आ। ई और ई मिलाओगे क्या बनेगा? बड़ी। इसका मतलब ये किससे बने? संधि से। तो इनका दूसरा नाम है संधि स्वर। इनको क्या कहते हैं? अगर आपसे परीक्षा में पूछे संधि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 7। बात समझ में आ गई? इनके उच्चारण में अंतर है, समय ज्यादा लगता है। इनकी मात्रा डिसाइड की गई है 2। कितनी? 2। इसलिए इनको कहते हैं द्विमात्रिक। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक। ध्यान रखना, मैं द्वि ऐसे लिखता हूं और ऐसे ही आपको लिखने की आदत डाल देना। द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर को लिखने का तरीका अंग्रेजी के एस से, ये ध्यान रखना, ये काम की बात है। वहां 2 नहीं लिखेंगे। अंग्रेजी का जो लेटर होता है एस, उससे सिंबलाइज किया जाता है। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, कैसे देखिए। जैसे ये मैंने लिख दिया राकेश। क्या लिखा मैंने? राकेश। देखो यहां कौन सा स्वर आ रहा है? आ। तो यहां लिखेंगे एस। ये ए, एस। यहां कौन आया? अ। ये हो गया। अब आप M फॉर मात्रा, V फॉर वर्ण। तो 2 2 4 और 1 5। और कितनी बार मात्रा लगाई है? 3 बार। ये है इसका क्लासिफिकेशन। मान लीजिए परीक्षा में आ गया रामायण, मैं आपका टेस्ट लूंगा इसके बाद, अच्छी तरीके से समझ लेना। कोई ये सवाल मत करना बात चमचे में नहीं आई है। एक एक उदाहरण बता रहा हूं। ये आ की मात्रा है तो एस, या आ की मात्रा है एस, अ की मात्रा है एक, ये एक। आ गया समझ में सभी को? ठीक है। मान लीजिए परीक्षा में ये आ गया नुपुर। क्या आ गया? आप स्वरों को ही देखोगे। स्वर देखो कौन सा? उ। बड़ा है तो लिखोगे एस, छोटा है एक, छोटा है एक। बात समझ में आ गई? तो इनके उच्चारण में समय ज्यादा लगता है, इनको हमने क्या नाम दे दिया? द्विमात्रिक स्वर। मात्रा कितनी बताइए इनकी? 2। इसलिए इनको हमने नाम दे दिया द्विमात्रिक स्वर। अब 4 और 7 कितने हो गए? 11 हो गए ना। तो हमारे 11 के 11 स्वर आ चुके। तो इधर कोई भेद होना चाहिए, अब तो भेद खत्म हो गया, पर इधर एक और भेद बनेगा। अब ये चीज समझनी है, जो आपके काम की नहीं है फिर भी काम की, जो काम की नहीं है फिर भी काम की है। क्यों? क्योंकि यहां बात खत्म होने के बाद हमारे लिए यहां प्रश्न बन गया। प्रश्न कैसे बन गया है कि वे स्वर जिनका उच्चारण दीर्घ से भी अधिक समय तक के लिए हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं? अब आप देखना, इसको अच्छी तरीके से समझना। ये सारा कंसेप्ट है उच्चारण का। अब बात आ रही है कि मान लीजिए ये एक स्वर है, क्या है? ओ। बस अगर मैं ओ बोलता हूं तो ये दीर्घ है, लेकिन इस ओ को लंबे समय तक खींचूंगा। अब जैसे देखिए, ओ, ओम शांति, है ना? तो जब किसी स्वर को लंबे समय तक खींचते हैं, दीर्घ से अधिक, तब उसको हमने नाम दे दिया प्लूत स्वर। क्या नाम दिया उन्हें? अब सिर्फ इतना जानना, इसमें कोई आपको ज्यादा इसमें नहीं उलझना है। ध्यान रखना इसमें क्या क्या बातें हैं, वो आपको समझना है कि जिनका उच्चारण दीर्घ से अधिक समय के लिए होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। क्या व्यावहारिक जीवन में, लेखन में इसका प्रयोग होता है? कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। लेखन में क्यों नहीं होता? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द लिखा, रामायण लिखा है मैंने, तो अब मुझे कैसे पता लगेगा कि इसे रामायण पढ़ना है? रामायण ऐसे पढ़ना है क्या? नहीं। इसका मतलब लेखन में इसका हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं।
व्यवहारिक जीवन में ये कहां काम में आते हैं, तो इसके लिए कुछ फैक्ट है, ये ध्यान रखना। लेखन में ये कभी काम नहीं आएंगे, लेकिन काम कहां आते हैं वो जानना जरूरी है। सबसे पहले चीखने में, चीखने या चिल्लाने में, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, चीखने या चिल्लाने में। जैसे विद्यालय की घंटी बजती है तो बच्चे चिल्लाते हैं हो, ऐसे करके बैठ थोड़ी जाएंगे। हाँ, हमारे गांव में लाइट जाती है तब भी हो, आती है तब भी हो, ऐसे करते। तो ये चिल्लाना और चीखने में इनका प्रयोग होता है व्यवहारिक जीवन में, वहां प्लुत स्वर का काम हो रहा है, नंबर 1। दूसरी बात, पुकारने में, ये थोड़ा समझ लेना, पुकारने में। अब पुकारने में भी इसका प्रयोग कब होता है, जब व्यक्ति बहुत दूर होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं, पास में होता है तब हम इसका प्रयोग नहीं करते। जैसे देखिए राकेश इधर आना, तो ऐसी स्थिति में मैंने दीर्घ स्वर का इस्तेमाल किया, राजू इधर आना, दीर्घ स्वर का इस्तेमाल किया। लेकिन कहीं दूर पहाड़ी पर है वो, और तब राजू इधर आना नहीं कह सकते आप, राजू डैडी डैडी, है ना? हाँ, है ना? ऐसे करे ना? हाँ, ये ध्यान रखना। अब आप देखना, तो पुकारने में इसका प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से देखो, इसका प्रयोग कहां होता है, संगीत में। सबसे ज्यादा अगर प्रयोग होता है प्लुत स्वरों का संगीत में। कैसे देखिए, ये क्या लिखा है, तू कल क्यों नहीं आया, तू कल क्यों नहीं आई। ये मैं दीर्घ में ही बात कर रहा हूं, लेकिन इस तू को लंबे समय तक खींच लो आप, तब तो ये प्लुत बन जाएगा, ठीक है ना? वो आपको पता, आर.डी. बर्मन का गाना आया था, पिया तू अब तो आजा, है ना? गाना सुना आपने? वो अभी बोला, हाँ, ओके, हाँ सुना होगा, पता है, पर आप जानबूझ के ताकि मैं बताऊं। हाँ, मैं समझ चुका हूं आपको अच्छी तरीके से, ठीक है ना? तो यहां तू जो है वो प्लुत में, क्योंकि पिया तू अब तो आजा, ऐसे कहना। अब आप इसको प्लुत में नहीं कहो ना, डायरेक्ट दीर्घ में कहो, पिया तू आजा, ऐसे थोड़ी कहोगे क्या दीर्घ में? दीर्घ में नहीं कह सकते, दीर्घ में कहोगे तो फिर वो गाने का फ्लो नहीं बनेगा। तो संगीत में लय, ताल, आरोह, अवरोह, ये सब बनाए रखने के लिए इन स्वरों में दीर्घीकरण और समय तक होता है। अरे, अब देखो ऐसा कहा, अरे ऐसा थोड़ी कहा, अरे अरे अरे, ऐसे धीरे जाएंगे, है ना? तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे। हाँ, समझ आई? तो प्लुत स्वर संगीत के आधार पर है, ठीक है? अब पुकारने में इनका प्रयोग, चीखने में इनका प्रयोग, संगीत में इनका प्रयोग। अब बात ये आती है, इनकी मात्रा डिसाइड की गई, हम कब दीर्घ को प्लुत बोले, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं। एक मूवी आई थी, कहो न प्यार है, और उसमें वो एक मूवी आई थी, आप कभी देखी हो। उसमें वो गाने के, जिसने संगीत की दुनिया में कदम रखा है, संगीत को पढ़ा, देखा, समझा है, तो उनके कुछ इस तरीके के सिंबल होते हैं अंदर। वो ध्वनि को आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव, इसका लय, ताल, रियाज करते हैं, उस पर बात होती है। जो सारे गम प होता है, पंच सप्त सुर होते हैं, उसके आधार पर, ठीक है ना? तो वहां पर क्या होता है कि आपको कैसे, किस वर्ण को लंबे समय तक खींचना, तो उसके ऊपर एक सिंबल होता है, और वो सिंबल इस तरीके का होता है। ये 3 दिख रहा है हिंदी का, इसलिए इसको कहते हैं त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। अब त्रिमात्रिक स्वर का मतलब ये, अब कब आपको राजू बोलना है, वो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, राजू, और ऊपर क्या लिखा रहेगा, 3। अब इसका मतलब, अब आपको इसको राजू नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है राजू। बात समझ में आ गया? आगे, सॉरी। तो ये ध्यान रखना, तो इसका प्रयोग ये कई काम आने वाले नहीं है। प्लुत स्वरों का प्रयोग कहां होता है, चीखने में, चिल्लाने में, पुकारने में, संगीत में, और इनकी मात्रा कितनी है, त्रिमात्रा, और इनका कोई आकार नहीं होता,
इसलिए इनको कहते हैं निराकार। इन्हें क्या कहते हैं? निराकार। बात समझ में आ गई? क्लियर। अब बात करते हैं इनके बारे में कि रस स्वरों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। रस स्वरों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? रस स्वरों की संख्या 4 है। रस स्वरों को लघु स्वर कहते हैं, रस स्वरों को संधि स्वर कहते हैं, रस स्वरों को एक मात्रिक स्वर कहते हैं। संधि स्वर किनको कहते हैं? दीर्घ स्वर। हो सकता है आपको ये पूछ दे कि दीर्घ स्वरों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। दीर्घ स्वरों को गुरु स्वर कहा जाता है, दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक कहा जाता है, दीर्घ स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है। बात समझ में आ गई आपको? किन स्वरों का प्रयोग चीखने, चिल्लाने, पुकारने में किया जाता है? त्रिमात्रिक स्वर किन्हें कहा जाता है? कुल स्वर। बात समझ में आ गई? संगीत में किन स्वरों का प्रयोग करते हैं? बात क्लियर हो गई? तो मात्रा और उच्चारण समय के आधार पर स्वरों को मुख्यतः तो 2 कैटेगरी में बांटा है, बाकी अध्ययन की सुगमता के आधार पर हम इसको कितनी श्रेणी में विभाजित करते हैं? 3। अब छाप लो इसे। अ की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है मित्रों, तो अब हम बात करेंगे इससे आगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें और जीवित रहें।